All right. So let's start. Those who have joined, 75 people have already joined. So we can gradually move ahead. जल्दी से इसको करते हैं. तो ये बात हो गई कि जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. इट्स वेरी नेसेसरी. वो हम लोग भी करेंगे, ऐसा नहीं. अभी इंडिया स्पेसिफिक तो हम शुरू ही नहीं हो जाएगा. जनरल कॉन्सेप्ट अभी समझ आएंगे. तो जिसे कहते हैं ये ट्रांसपेरेंसी, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस उसमें से आए, डेवलप रोबस्ट फिजिकली सस्टेनेबल कोहेरेंट सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम हो, शिफ्टिंग द फाइनेंसिंग ऑफ बेनिफिट्स टू लेस डिस्टोर्टिव टैक्सेस. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. ठीक है, जो हमारी डिपेंडेंस है, सरकार की जो डिपेंडेंस है, वो ऐसे टैक्सेस पर हो जो प्राइसेस को कम से कम डिस्टॉर्ट करते हो. ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल ले लीजिए. ठीक है, या फिर जो है कोई ऐसे प्रोडक्ट है, या आप टैक्स ऐसी चीज पे लगाइए ना जो प्राइस को डिस्टॉर्ट ना करे. जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको टैक्स रेज करना है, रेवेन्यू रेज करना है, लेकिन आप एसेंशियल जो कमोडिटीज हैं, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर अगर टैक्स बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो वो सबके लिए जो है बहुत महंगाई बढ़ा देगा. इस प्रकार ऐसे मार्केट को जो डिस्टॉर्ट नहीं करे, टैक्स अगर करना भी है तो ऐसी तरफ रेज करिए, ऐसे ऐसे उसका इंसिडेंस ऐसे पॉपुलेशन पे. देखिए, ध्यान रखिएगा, टैक्स पॉलिसी का जो कंसेप्ट है उसमें दो एस्पेक्ट है. एक कि किस चीज पर टैक्स लगाया जाए, इनकम पे लगाया जाए कि वेल्थ पे लगाया जाए कि जो है इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाए. एक तो ये बात होती है, और दूसरी बात ये भी होती है दोस्त कि किस पॉपुलेशन को जिम्मेदार बनाया जाए पे करने के लिए. गरीब लोगों को छोड़ दिया जाए, मिडिल क्लास को लगाया जाए, हायर इनकम ग्रुप को लगाया जाए, किसको लगाया जाए. फाइन. तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप समझेंगे. हम टैक्सेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. मैं उसी फील्ड में काम करता हूँ, मेरे प्रोफेशनल वर्क है, तो टैक्सेशन उसका कॉन्सेप्ट कैसे वो अफेक्ट करता है, सब हम अच्छे से पढ़ेंगे. डू नॉट वरी. स्ट्रीमलाइन द सोशल असिस्टेंस एंड इंटीग्रेट सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स वगैरह. सोशल असिस्टेंस के जितने भी प्रोग्राम है, चाहे सब्सिडी है, चाहे सोशल सब्सिडी छोड़ दीजिए, जो फार्मर सब्सिडी को छोड़ दीजिए, सोशल असिस्टेंस क्या है कि किसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है पेमेंट हो रहा है कि ये फलाने को जो है इतने सस्ते में ये दे दीजिए, या इनको महीने की पेंशन बंधवा दिया आपने, किसी पर्टिकुलर जो अंडर प्रिविलेज क्लास को या वल्नरेबल ग्रुप को महीने की पेंशन सरकार दे रही है. तो इनको जो है वो सोशल सिक्योरिटी जो पेमेंट्स है वो सब इंटीग्रेटेड हो, यानी डबल बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिल जाए किसी को. जो टारगेट ग्रुप है उसी को हमारा पैसा जाए, और उसको जरूर जाए. तो एक तरफ ये भी इंश्योर हो कि जो टारगेट ग्रुप हो उसको पहुंचे, और दूसरी तरफ ये भी कि किसी को डबल बेनिफिट्स नहीं मिल जाए. इस तरह की चीजें हुई. फंड मोर द मोस्ट इफिशिएंट मेजर्स लाइक कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स हो गए. जैसे जब एक है कि पैसा देते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने उसका सदुपयोग कैसे किया. आपने पैसा दे दिया, अब उसका खर्च, उसका डिस्पोज कैसे करना है वो उसके ऊपर छोड़ दिया. That may not be one of the finest ways. मैंने आपको एक बार बहुत पहले एग्जांपल दिया था, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो सभी को, कि एक पर्टिकुलर रिवर वैली के को रिहैबिलिटेशन पुनर्वास जब उनका किया गया तो ऐसा जो है देखा गया कि हमारे ही लोगों ने और एनजीओ ने देखा इस चीज को. हम लोगों ने सब ये महसूस किया कि जिनको अंधाधुंध टाइप का पैसा मिल गया, उनका गाँव तो डूब गया, तो उसके बदले में उन्हें पैसा मिला और दूसरी एक जगह मिल गई. लेकिन जो पैसा मिला वो कंडीशनल ट्रांसफर नहीं था, कोई कंडीशन नहीं लगाई गई थी. वो दे दिया गया कि अब आप इसका जैसे चाहिए वैसे इस्तेमाल करिए. तो उन्होंने, इफ आई कैन से दैट, अब जो भी कारण रहा हो, पैसा उनके पास अचानक से आया था, कभी पैसा नहीं था उतना उनके पास, जो भी कारण, और सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है, आज कल के जमाना, उस समय भी ऐसा ही था, तो उसमें टीवी खरीद लिया, नहीं नॉन प्रोडक्टिव, और जो है वो शॉर्ट टर्म एसेट्स खरीद लिए, बहुत सारे शॉर्ट टर्म एसेट्स खरीद लिए जिनका क्वालिटी ऑफ लाइफ से डायरेक्ट हो सकता है नहीं हो कोई लेना देना. ठीक है, एजुकेशन हेल्थ इसका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं, तो वहां खर्च करने के बजाय, तो इसीलिए कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स हुए कि भाई ये कंडीशंस है, पैसा तो आपको देंगे लेकिन ऐसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे. समटाइम्स दिस वर्क्स वेरी वेल because then you can channelize the payment. The government can channelize, make sure that the destination of that particular benefit is this particular sector. इस तरह की बातें की जा रही हैं. फिर strengthen expenditures on eradicating extreme poverty. आपको जानकर, आप जानते ही होंगे, आई थिंक ये तो मालूम ही होगा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में इंडिया ने बहुत अच्छे से काम किया है. एब्सोल्यूट पॉवर्टी को जो है वो लिफ्ट किया है. तो अभी ऐसे बात बता रहे हैं कि भाई कम से कम, ठीक है, रिलेटिव को देखा जाएगा, कम से कम जो एक्सट्रीम हंगर और पॉवर्टी के जो केसेस हैं, ठीक है, जो कि देश विदेश में और हिंदुस्तान में भी संविधान का जो मकसद है उसके नाम पर जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कम से कम, ठीक है, अब आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक दिन में, 2 साल में, 4 साल में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में नॉट बी पॉसिबल, बट एटलीस्ट सबसे पहले जिसे बोलते हैं ना कि अस्पताल में घुसिए तो सबसे पहला कौन सी जगह होना चाहिए बताइए? सबसे पहली चीज कौन सी होनी चाहिए? इमरजेंसी वार्ड ना. अस्पताल में सबसे पहले क्या होना चाहिए?
इमरजेंसी वार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान किस पे दिया जाता है? बोलता है ना, दौड़ता हुआ आदमी बोलता है कि भैया क्रिटिकल है। व्हाई दैट? दैट्स नेचर्स कॉल, एज सिंपल एज दैट। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई सबसे पहले आप जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी को तो हटाइए, जो कि जो है जिसमें लोग मर रहा है, भूखे मर रहा है, और जो है उनका शोषण हो रहा है एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से। तो पहले उसे एड्रेस कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे बाकी मेजर्स पे काम करिए। ये इंक्लूजन की बात हो गई कि नहीं हो गई? देखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ जो बात हो रही हो गई कि सब, चलो बाकी सबका तो ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी को तो सबसे पहले इंक्लूड कर लीजिए, कम से कम उन पर सबसे पहले ध्यान चला जाए। फिर सिंप्लीफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर फॉर एक्सेसिंग कैश ट्रांसफर। जो हम कैश ट्रांसफर मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर जो हम करते हैं, उसका जो प्रोसीजर है, ये डॉक्यूमेंट लाइए, वो डॉक्यूमेंट लाइए, नहीं उससे पहले आपके फादर कहाँ के रहने वाले थे, आप पाकिस्तान से तो नहीं आए, थिंग्स लाइक दैट शुड नॉट प्ले a part into that. So bureaucratic hurdles should be removed. If a benefit is supposed to meet a particular group, then with minimum hassle the benefit should be transferred. ये कहने का अर्थ है। फिर create a unified database of beneficiaries and target, बहुत इंपॉर्टेंट। एक यूनिफाइड डेटा, आधार जैसे उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है आधार, तो यूनिफाइड डेटाबेस होना चाहिए कि आप एक क्लिक करिए, एक उसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर आपने डाला और आपको पता चल गया कि भाई इनको ये जनधन स्कीम में ऐसे इनका अकाउंट खुला हुआ है, इस वाले स्कीम से इनको ये पैसा मिला हुआ है, ये मनरेगा से इतना पैसा पाए हुए हैं, एवरीथिंग यू कैन सी विद रेफरेंस टू वन पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिटी। तो एक यूनिफाइड कर लिए डेटाबेस, एक क्लिक किया, अपने नाम और आधार कार्ड डाला और उसमें पता चल गया कि इस व्यक्ति को इतना बेनिफिट मिल चुका है और इतना बाकी। यू अंडरस्टैंड? इससे वही डुप्लीकेसी जो है बच जाएगी कि वही आदमी घूम के उधर से ले रहा है बेनिफिट, उधर से ले रहा है, और जिसको मिलना चाहिए वो रह जा रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन दैट विल बिकम वेरी गुड। ये बहुत बड़ा कदम है, कितना अच्छा कदम साबित हो सकता है आधार कार्ड और इस तरह के जो यूनिक आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं। भाई हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश जिसकी 130 करोड़ जैसी पॉपुलेशन है, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि नहीं है? कि यही नहीं पता लग रहा है कि हमारा जो है बेनिफिशियरी ग्रुप है एक्चुअली साइज क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अनलेस यू नो द साइज, इसके रेमिफिकेशंस बहुत लंबे चौड़े हैं। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि आप जो है वो जरूरतमंद को पैसा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बात वहां तक नहीं रुकती है। बात आप 20 साल 25 साल 50 साल के लिए पर्सपेक्टिव प्लान हमने पढ़ा था ना। पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है कि सिर्फ जो है 1 साल 2 साल का नहीं देखा जाता है, बजट की तरह आप देखते हैं लॉन्ग टर्म। तो जब आपको अपने पॉपुलेशन के में एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन यही नहीं मालूम है कि जो अंडर प्रिविलेज क्लास है उसका साइज क्या है, अनलेस यू नो द साइज, हाउ कैन यू प्लान फॉर दैट? कि भाई सबसे पहले इन 20% को अपलिफ्ट कर देंगे, उसके बाद ये जो बचे हैं उनको अगले 3 साल में कर देंगे, उसके बाद इनको अगले 5 साल। यू कैन नॉट मेक अ लॉन्ग टर्म प्लान एज एन इकोनॉमी, एज अ प्लानिंग सिस्टम। यू कैन नॉट प्लान फॉर लॉन्ग टर्म अनलेस यू आर डेटा रिच एंड योर डेटा इज ऑथेंटिक। तो डेटा जब तक आपके पास ऑथेंटिक नहीं होगा तब तक आप कैसे प्लानिंग करेंगे? ये एस्पेक्ट है उसका। तो फिजिकल एफिशिएंसी के सारे हिस्से, ठीक है। फिर देखते हैं एम्प्लॉयमेंट है, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट में हम लोग ये जितनी भी चीजें कही जा रही हैं, ये अभी आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के हिस्सों के तौर पे पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है। आगे चलकर ये अपने आप में एक एक चैप्टर्स होंगे, ये अपने आप में एक चैप्टर बन के पढ़ाए जाएंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में, हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में बैरियर्स टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटिव और फ्लेक्सिबल लेबर लॉज अगर आपके हो तो बैरियर्स टू एम्प्लॉयमेंट में जो है वो ढिलाई आएगी, तो लोग एम्प्लॉयमेंट को स्वीकार करेंगे। मान लीजिए बहुत टफ आपने नियम बना दिया कि इसमें जो है हाइट ये होनी चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्योंकि उस एस्पेक्ट पे जाना नहीं चाहता। अलग अलग तरह के बैरियर सोसाइटी में काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, हम सब जानते हैं इस चीज को अच्छे से। लेकिन एक एग्जांपल बता दिए कि जबकि हम जानते हैं कि इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस मैटेरियली, कि ठीक है तुम्हारा हाइट 6 फुट है और 5 फुट वाला भी वो काम कर सकता है, हम जानते हैं, लेकिन जबरदस्ती का हम नियम बना देंगे तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पूरी तरह से एक्सक्लूड हो जाएगी। सिंबॉलिक एग्जांपल आपको मैंने दिया। इसी प्रकार जैसे जैसे आप समझ सकते हैं इस बात को कि जैसे जैसे मैकेनाइजेशन प्रोग्रेस करता जाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मैकेनाइजेशन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, एफिशिएंसी जैसे जैसे बढ़ेगी। ये बात बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी पर्सनली क्यों पसंद है। मैं एक इंडिविजुअल सिटीजन और थिंकर तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, लेकिन मैं सेंसिटिव हूँ इंडिया की प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे आप सब लोग हैं सोसाइटी के लिए मैं सेंसिटिव हूँ। तो मैं टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो मसल पावर को इरेलेवेंट कर देती है धीरे धीरे। सोचिएगा इस बात पे, टेक्नोलॉजी मसल पावर को इरेलेवेंट कर देती है। जो मेल डोमिनेंस है सोसाइटी में, देखिए मतलब एक उसकी बात नहीं करें, झूठ वाला नहीं, जो असली वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। मेल डोमिनेंस जो सोसाइटी में रहा है हजारों सालों से, नेचुरल है, नेचुरल रहा है, नेचुरल
नेचर का वो डिजाइन रहा है एक तरह से कि जो है मेल जो है ज्यादा मस्कुलर है फीमेल की तुलना में, ये एक नेचुरल भगवान का बनाया हुआ ये डिफरेंस ऐसा कह लीजिए, दैट इज फाइन, but that does not give anybody a right to muscularly dominate somebody. That's the problem. Na? Problem is not the difference. We should never, I think we should never try to gap this difference. Let the difference be there, but that difference must not become the basis of discrimination. Please understand this. Difference is an essential and integral part of a society or of any species or nature itself. Variety and difference is the very asset of nature, isn't it? Variety और difference होना ही चाहिए, अंतर होना ही चाहिए, विविधता होनी ही चाहिए। हाँ, वो विविधता शोषण और अत्याचार का कारण नहीं बन जाए, उस पर हमला हमेशा करना है। तो कहने का अर्थ यह है क्या कि मैं इस लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, मैं ऐसा देखता हूं कि आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले जिसके पास पावर है, जो अच्छे से जो है सीखा हुआ है, मस्कुलरली स्ट्रांग है, वो अपना घोड़ा को कंट्रोल कर ले रहा है, हाथी को कंट्रोल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट के मेथड्स पे जिसके पास मसल पावर है उसका यूज है, मार पिटाई में, दबंगई में उसका जो है वो तूती बोल रही है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट, मसल पावर, मसल पावर, मसल पावर। सोसाइटी जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है क्या होता जाता है मालूम है आपको? सोसाइटी के प्रोग्रेस का दिशा अगर मैं आपको बताऊं तो सोसाइटी के प्रोग्रेस की दिशा क्या होती है कि मसल पावर से शुरू होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान, बाहुबल आदमी जब प्रिमिटिव स्टेज में रहा होगा तो क्या था कि हम तुम्हारा कब्जा कर लेंगे, हम तुमको हरा सकते हैं, मल्ल युद्ध में हरा सकते हैं, यही सब तो था भाई, द्वंद्व युद्ध में हरा सकते हैं। तो इट स्टार्टेड विद मसल पावर। मसल पावर फिर किस में कन्वर्ट हुआ? जनबल। ठीक है, बाहुबल, फिर जनबल आया कि जिसके पास जितने लोग हैं, सेना इनकी बड़ी है, इनकी ये है, इनके वो, जनबल आया। जनबल के बाद किधर क्या आया, डोमिनेट करने लगा? धनबल। देखिए, देखते जाइए आप, ऐसे ही सोसाइटी प्रोग्रेस करता है ज्यादातर। मैं कोई थ्योरिस्ट नहीं हूँ, मेरी बात गलत हो सकती है, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन फिर जनबल जो है, धनबल आता है कि नहीं ठीक है, सब हमारे पास कम आदमी नहीं है, लेकिन फिर पैसा किसके पास है? ठीक है, वो पैसा फेंक के ये करवा सकता है। इलेक्शन चुनाव में क्या देखते हैं आप, यही सब होता है। ठीक है, तो बाहुबल, जनबल, धनबल। अल्टीमेटली कहाँ जाना चाहिए सोसाइटी को? किस तरफ? बुद्धि बल की तरफ। अल्टीमेटली जिसके पास बुद्धि बल ज्यादा है वो डोमिनेट करे, डोमिनेट ना करे मतलब वो लीड करे सोसाइटी को, वो दिशा दिखाए। तो बुद्धि बल तक आने में बहुत समय लगता है, हजारों साल लग जाते हैं, और एक ही देश में अलग अलग पॉकेट्स होते हैं, कहीं पे बुद्धि बल है, कहीं पे अभी भी जनबल चल रहा है, कहीं पे अभी भी बाहुबल चल रहा है, ऐसा भी होता है। तो टेक्नोलॉजी ने क्या सबसे अच्छी चीज की है कि मसल पावर को लगभग इरेलेवेंट कर देता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप जो है मान लीजिए कोई बदमाश आदमी है, ठीक है, बदमाश आदमी किसी हमारी किसी बहन या बेटी को छेड़ने के इरादे से जो है वो एक देख रहा है कि अभी जब ये इस गली में मुड़ेगी तो हम तो भाई जिम गए हुए हैं, हमारा तो हाथ पैर ये मजबूत है, अभी इसको यहीं पे दबा देंगे और जो है कुछ कर नहीं पाएगी, मुंह दबा देंगे, चिल्ला नहीं पाएगी। ये दैट्स टिपिकल मसल पावर मेंटालिटी, दैट इज व्हाट इट इज। अच्छा ठीक है, लेकिन वहां जाने के बाद, चेस करने के बाद, अगर लड़की यहां से पिस्टल निकाल ले, तब हो गया ना खेल खत्म। बात समझ रहे हैं मेरी बात? टेक्नोलॉजी जो है मसल पावर को इरेलेवेंट कर देता है। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? दैट्स द पर्सपेक्टिव आई वांटेड टू कन्वे टू यू। तो दैट इज व्हाई ये अब यहां पर आते हैं, ये जो बैरियर्स हैं, टेक्नोलॉजी इन बैरियर्स को गिराती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज के बैरियर हो, चाहे सोशल कोहेशन का मैटर हो, इंक्लूजन का मैटर हो। टेक्नोलॉजी जो है, ड्राइविंग ले लीजिए, अभी देखिए आप फेसबुक पे अगर स्क्रॉल करते होंगे, फालतू टाइम आपके पास होगा, तो आप देखिए बहुत सारी जो है लेडी ट्रक ड्राइवर्स की जो है अच्छे इंस्पिरेशनल स्टोरीज आती हैं, उनके जो है वो कहानियां आती हैं, ऑटो ड्राइवर की, टैक्सी ड्राइवर, कितनी बढ़िया इंस्पायरिंग चीजें हैं। ओके, सो यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, टेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा रोल है। तो लेबर लॉज, अब मैं वापस आता हूँ इस पॉइंट पे कि जो लॉज है कंट्री के, वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है, इफिशिएंसी जैसे जैसे बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग, और सोसाइटी की जो डिमांड है, सोशल कंपोजिशन है, डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है, उसके अनुसार लेबर लॉज को जो है फ्लक्चुएट होना चाहिए, उसके अनुसार वो भी जो है वो उसी के अनुकूलन में वो भी ढल जाया करें। अगर वो आर्काइक पुराने जमाने के लेबर लॉज आप रखेंगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कुछ ही लोग ले जाएंगे, इंक्लूजन नहीं हो पाए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे डिस्कशन से आप पॉइंट समझ गए होंगे। रिड्यूस द लेबर मार्केट, क्या कहता है कि रिड्यूस द लेबर मार्केट मिसमैच बाय एक्सपेंडिंग वोकेशनल एजुकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कि एक थीम है, आप सब समझते होंगे इस चीज को, कि रिड्यूस द लेबर और मार्केट का मिसमैच, यानी हमारा जो लेबर फोर्स स्कूल से निकल रहा है, कॉलेज से मान लीजिए निकल रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, जो भी लेबर फोर्स है, उसकी स्किल्स और मार्केट की रिक्वायरमेंट्स, इसका जो मैच है वो अच्छा होना चाहिए ताकि ये लोग उसमें एब्जॉर्ब हो सके, इजंट इट? तो उसके लिए क्या करेंगे आप?
जिस तरह का मार्केट डेवलप होता जा रहा है, आप एजुकेशन सिस्टम को वैसे ही मोल्ड करते जाइए, ढालते जाइए, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देखेंगे, आप पढ़िएगा जरूर, आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी जरूर पढ़िएगा, आप नए पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, मजा आएगा आपको कि कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, ठीक है, जो व्यावसायिक जो शिक्षा है, जो आईटीआई जैसे हुआ करता था, तो उसको कैसे फॉर्मलाइज किया जा रहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग को भी बहुत, जो है एजुकेशन को भी बहुत वेटेज दिया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जो लोग निकलेंगे अलग अलग फील्ड में, वो अपना स्पेशलाइजेशन कर चुके होंगे, और वो लेबर मार्केट मिसमैच है वो धीरे 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 कम होता जाएगा, ठीक है। फिर एनहांस लिंक्स बिटवीन स्कूल्स एंड फर्म्स, देखिए ना कितना बढ़िया बात कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली ये जो स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो कहाँ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आईआईटी को ले लीजिए, आईटीआई नहीं, आईआईटीएस जो होते हैं, इन कैंपस प्लेसमेंट का नाम सुना होगा आपने कि कैंपस में से प्लेसमेंट हो जा रहा है कंपनीज के लिए। क्यों हो जा रहा है? ऑब्वियसली बिकॉज दे आर द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट क्यों हो जा रहा है? क्योंकि उनकी जो एजुकेशन और उनकी जो ट्रेनिंग है उसका स्टैंडर्ड तो अच्छा है, लेकिन उसका कॉम्पोजिशन भी वैसा ही है जैसा वहां डिमांडेड है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मार्केट में जैसी डिमांड है वैसे ही लोग पढ़ा रहे हैं, वैसे ही बच्चों को बना रहे हैं, तो पट से प्लेस हो जा रहे हैं। और हम और आप क्या करेंगे? बॉटनी से एमएससी किया है और इससे किया है, तो हमारा अभी मार्केट अगर होगा तो हमको भी खींच लेगा, वरना टहलते रहिए डिग्री लेके सड़क पर। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो आदमी का टेम्पर, सबसे पहला ध्यान तो इस पे होना चाहिए कि उस व्यक्ति का, जिसको हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके खुद का टेम्परामेंट और उसका एटीट्यूड किस तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले तो इस लेवल पे काम होना चाहिए, ठीक है। वो आदर्श परिस्थिति है, धीरे धीरे इतने मतलब करोड़ों की स्टूडेंट, करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग कितना संभव है, कितना व्यवहारिक है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन होना यही चाहिए कि उस व्यक्ति को कैच दम यंग, जिसे कहते हैं कैच दम यंग। चाइना की पॉलिसी आपने सुना होगा, ओलंपिक्स वगैरह की जो ग्रोथ स्टोरी है, तो कैच दम यंग मतलब अर्ली एज से ही आप उसे पकड़ लीजिए और उसे उस तरह से एजुकेट कीजिए। अगर वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अच्छा है, उधर ले जाइए। एकेडमिक्स के लिए अच्छा है, उधर ले लीजिए। रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा है, उधर ले जाइए। दैट शुड बी द आइडियल सिचुएशन। खैर वापस एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं कि स्कूल्स और जो फर्म्स हैं उनके आपस का जो है वो एक मैच होना चाहिए कि वो वही चीज आप पढ़ाइए भाई, उसी तरह से बच्चों को बनाइए जो आगे वहां प्लेसमेंट पा सके, उनकी जो रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। फिर एक्टिव लेबर मार्केट एंड प्रोडक्टिव इंक्लूजन प्रोग्राम्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। इंप्रूव चाइल्ड केयर एंड ओल्ड एज केयर फॉर सीनियर सिटीजन। देखिए आपको लगेगा कि ये क्यों कहा जा रहा है, इससे क्या हो जाएगा, बच्चे क्या काम करते हैं। अभी देखिए कैसे एनालिसिस क्या चीज होती है, मैं आपको हल्का हल्का, मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस से लॉजिक से जो आता है। बच्चे और बूढ़ों का चाइल्ड केयर करके उनसे एम्प्लॉयमेंट करवाएंगे क्या? एम्प्लॉयमेंट कराते हैं क्या सीनियर सिटीजन से? चैट बॉक्स में लिखिए, मैं ऑन करता हूँ चैट बॉक्स, देखता हूँ आप लोगों का क्या विचार है। बच्चों को अच्छे से उनका देखभाल करके उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं और बुजुर्गों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं क्या? तो फिर एम्प्लॉयमेंट की हेडिंग में ये सब बात क्यों हो रही? बताइए, सोचकर बताइए जल्दी से। हाँ आप लोग सब बिल्कुल सब लोग यूनानिमसली कह रहे हैं फ्यूचर नहीं, फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है वो बात आपकी ठीक है फ्यूचर के, लेकिन वो जरूरी थोड़ा है कि वो एम्प्लॉय ही बने फ्यूचर में जाके। ये है एनालिसिस। अब देखिए आप, अगर आपका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, आप बुजुर्गों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं सोसाइटी में, उनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए अच्छा, नई मॉरल वैल्यूज की भी अभी बात आप याद रखिएगा। इकोनॉमी बताते समय मैं कभी मोरालिटी की बहुत ज्यादा बात नहीं करूँ। अगर आप बच्चों का ध्यान रखेंगे, अच्छे क्रेश क्रेश समझते हैं ना, जो शिशुआलय जो होते हैं उनके, वो अगर अच्छे से रखेंगे, सीनियर सिटीजन का ध्यान रखेंगे, तो इन दोनों जिम्मेदारियों से आप किसको फ्री कर रहे हैं? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू आर गेटिंग देयर। वेरी गुड रुद्र, वेरी गुड। यस समृद्धि, एब्सोल्युटली। आप इन दोनों सेक्टर्स का ध्यान रख के किसे फ्री कर रहे हैं, मेंटली और फिजिकली किसे फ्री कर रहे हैं? वुमेन को आप बहुत अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, बहुत सारा जो अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, लेकिन जब तक उनके सिर पर ये जिम्मेदारियां रहेंगी तब तक वो उसमें पार्टिसिपेट इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। दैट्स द रियलिटी। ये है पॉलिसी मेकिंग का जो पर्सपेक्टिव, ये होता है पॉलिसी मेकिंग का। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। ओ यू हैव गॉट इट, आई थिंक यू हैव गॉट इट। फोकस ऑन पॉलिसीज ऑन स्किल डेवलपमेंट टू एक्सपेंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। व्हाट इज दैट? ये छिपा हुआ है। एम्प्लॉयबल पूल, हाँ एम्प्लॉयबल पूल आपका बढ़ जाए। री स्किल, हाँ इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीजों पर ध्यान सरकार को देना चाहिए कि एम्प्लॉयबल पूल जो है वो बढ़ता जाए आपका अच्छे से, और जो एग्जिस्टिंग पूल में है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयबल है, उनका स्किल लेवल बढ़ाते जाए। जिनके पास स्किल नहीं है उनको स्किल दीजिए ताकि वो एम्प्लॉयबल पूल में आके यानी मार्केट में खड़े होने लायक तो रहे। आपने देखा है
छोटे शहरों में जो है वो घंटा घर जैसी कोई जो जगह होती है वहां पर सवेरे लेबर मार्केट लगता है, आपने जरूर देखा होगा, है ना। तो लेबर मार्केट इस तरह के लगते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं सुबह जाकर, मैं मिस्त्री हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, मैं फलाना हूँ, लोग आते हैं ले जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट। सो व्हाट इज दैट? दैट इज द एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयबल पूल। और आप उसे उसे तो वो कर ही लीजिए, आप उसको तो एम्प्लॉयबल बना ही रहे हैं, उसमें लोगों को ऐड करते जाइए स्किल डेवलपमेंट। और जो उसमें एक्सिस्टिंग है, जो मिस्त्री सिर्फ और सिर्फ एक छोटा मोटा दीवार उठा सकता है, फाउंडेशन स्टोन रख सकता है, बस इतना कर सकता है, नींव बना सकता है, उसको आप जो है वो आप ऐसा उसको बना दीजिए कि वो जो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स खड़ी कर सके, उसकी स्किल लेवल उसका भी बढ़ाते जाइए। अंडरस्टूड माय पॉइंट? फाइन। फिर इक्विटेबल ग्रोथ की बात आती है। मैं समझता हूं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो आप अगर यूपीएससी की तैयारी सिंसियरली कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप जो है वो जानते होंगे, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जेंडर डाइवर्सिटी इन लीडरशिप पोजीशंस होना चाहिए। हाँ, महिलाओं को बहुत रोल दे रहे हैं, महिलाओं को बहुत पार्टिसिपेशन। आप काउंट करने जाएंगे, अगर क्वांटिटेटिवली काउंट करने जाएंगे, तो आप किसी पर्टिकुलर फर्म में अगर मान लीजिए जो है 10 10 एम्प्लॉय हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी में 10 एम्प्लॉय हैं, और ये कहा गया कि नहीं भाई 1/3 हम देते हैं वुमन को चांस, बहुत बढ़िया बात है। तो 3 महिलाएं हो गई, 7 पुरुष हो गए, ओके दैट्स फाइन। लेकिन जब आप उसको, ये क्वांटिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव जो है हमने पर्सपेक्टिव हो गया। क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव क्या है कि जब देखने गए तो पता चला कि ये जो 3 महिलाएं हैं, तीनों का काम सिर्फ और सिर्फ चाय पिलाना है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सिर्फ चाय पिलाने के लिए वो तीनों रखी गई हैं। चाहे स्किल लेवल हो सकता है उनका थोड़ा अच्छा हो, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि अच्छा स्किल लेवल होने के बाद भी उनको जो है वो चाय पिलाने के, तो काउंटिंग तो पूरी हो गई कि हाँ 3 महिलाएं हमने रख ली, बट दे आर नॉट इन डिसीजन मेकिंग पोजिशंस। ओके, तो आप ऑब्वियसली, मैं ये भी नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात को कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं होना चाहिए कि एक अनवर्दी पर्सन जो है वो किसी पोस्ट पे बैठा दिया जाए। नो, दैट्स काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द इकोनॉमी। नो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि उसमें वो लायकात, वो योग्यता है, वो कौशल है, तो उसे डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में जगह मिलनी चाहिए। कहने का बात ये, दूसरे शब्दों में मैं कहूं, किसी को लीडरशिप पोजीशन इसलिए ना डिनाई कर दिया जाए क्योंकि उसका ये जेंडर है। एक लाइन में अगर सुनो, ठीक है, योग्यता नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जेंडर की वजह से कि अरे ये कहां कर पाएंगी, नो, ये मेंटालिटी अभी भी नहीं जाती है लोगों में। मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे जो कर लीजिए, नहीं जाता है। आप संजोग से मैं अपने एक एसपी साहब के यहाँ इस समय बैठा हूँ, एसपी बंगलो पे ही हूँ। आप देखिए ना, आप एग्जांपल देखिए अपने यहाँ, देखिए जो है जब आप थोड़ा सा सिस्टम के करीब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि पुलिस में क्या होता है। ये ऐसे समझ लीजिए हेरिटेज बनी हुई है कि जो अगर लेडी एसपी है या ऑफिसर लेडी है, पुलिस ऑफिसर लेडी है, तो भी उसको नीचे वाले उसको मैडम सर बोलते हैं, सर ही बोलते हैं उनको भी। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? दीज आर सम, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, नैरो माइंडेड होकर नहीं देखना है, बहुत सारे उसके कारण होते हैं। मैडम सर क्यों चला आ रहा है, उसके बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन यू अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शेड दैट थिंग। और वो शेड भी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो उसे शेड कर दीजिए, खत्म कर दीजिए मैन और वुमन के डिफरेंस को, नहीं, लेकिन दैट शुड नॉट बी अ बेसिस टू डिप्राइव समबडी हु हैज द एबिलिटी टू चेयर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ये मेरा कहना है। फिर क्या बात है कि दूसरा पॉइंट है कि इंप्रूव पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको जितना भी बोला जाए कम है, इसको अभी इलेबोरेट नहीं करेंगे, हम इंडिया वाले स्पेसिफिक पढ़ेंगे। अवॉइड द 2-tier हेल्थ सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2-tier हेल्थ सिस्टम समझते हैं क्या होता है कि जो है सरकार भी सेम टारगेट पॉपुलेशन जो है, सेम टाइप का फैसिलिटी सरकार भी कर रही है, प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, सबको हेल्थ का फैसिलिटीज, प्राइमरी बेसिक जब हेल्थ फैसिलिटीज। लेकिन अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप वही फैसिलिटीज का इस्तेमाल करने प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। दैट्स समथिंग इज हाईली डिबेटेबल कि एक ही चीज, इतना रिसोर्स की बर्बादी कि एक ही चीज के लिए सरकार भी उसे कर सकती है और उसी के लिए प्राइवेट भी खड़ा हुआ है। व्हाट इज दिस? नो, दैट्स नॉट। प्राइवेट पार्टिसिपेशन कहते तो लोग हैं बहुत, लेकिन हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन उतना अच्छा, उतना इंकरेजिंग रहा है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप खुद जानेंगे। स्पेशली पेंडेमिक में आपने देख लिया होगा। तो यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि सरकारी हेल्थ सेक्टर में 100% उनको इनवाइट करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को खूब एनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेशन के लिए। लेकिन ये जो डुप्लीकेसी है, जो 2-tier सिस्टम है, ये उतना कहते हैं, मतलब जो जानकार है, मेरा ये नहीं है, जो जानकार है वो ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेसी और इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए सेम सेक्टर के लिए। अगली क्या चीज है? रूरल हेल्थ केयर तो करना ही है, इंप्रूव एनहांस द कवरेज ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। हाँ, बहुत सारी चीजें अस्पताल में फ्री मिलती है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें जिसके लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है गरीब आदमी को। तो कहते हैं कि अगर वो इनएविटेबल है
अगर वो नहीं टाले जा सकते तो कम से कम जितना हो सकता है उसको कवरेज दे दीजिए, चाहे इंश्योरेंस से, चाहे मेडिक्लेम से, चाहे जिस भी तरीके से उसको कुछ ना कुछ पैसा जो है वो, हाँ अमन बिल्कुल सही, तो उसको कुछ ना कुछ पैसा पहुंचा दीजिए कि जितना आप कम करवा सकते हो, जेब से खर्च होने वाला जितना कम करवा सकते हो गरीब का, ठीक है। इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बिल्कुल, क्योंकि जो रीच पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है वो किसी की हो सकती है नहीं। पब्लिक सेक्टर के कुछ एडवांटेजेस भी तो है भाई, तो जो उनकी एफिशिएंसी है, मैनेजमेंट है, उसे आप अच्छा करिए ना, वो आपके जो है वो आपके बाजू साबित हो सकते हैं लोगों तक पहुंचने में, लोगों तक बेनिफिट पहुंचाने में, कैपिटल को मोबिलाइज कराने में, आपके जो है आम साबित हो सकते हैं अगर आप उनका मैनेजमेंट और बाकी चीजें अच्छा कर लीजिए, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात बार बार क्यों आ रही है मालूम है? चूना लगा के भाग जाते हैं लोग, हैं, एनपीएस वगैरह सुना होगा आपने, ठीक है। डेटर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, ये तो ठीक है, ये सब अपने अपने टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे अलग से। इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम, ठीक बात है, एफिशिएंसी बढ़ाइए, फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम में कहीं कोई कट नहीं हो, कोई कमीशन नहीं जाता हो, सरकार से जो भी पैसा मिले डायरेक्ट आदमी तक पहुंचे। मैं आपको कोई मनी ट्रांसफर करना चाहता हूं तो एफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो कि ना कोई उसे सिक्योरिटी वाइज हैक कर सके, ना मेरा रेवेन्यू लीकेज हो, और ना उसमें जो है अगर मैं 100 रुपया भेजा हूं तो 100 आपको पहुंचे, उस पर कोई हिडन चार्जेस नहीं हो, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो इक्विटेबल ग्रोथ धीरे 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 करके इंश्योर करेंगे। लास्ट है कि ये एसेट बिल्डिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज दैट, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में घूम के आ गए, देखिए वहीं पे आप सब जानते होंगे इस चीज को अच्छे से, इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि इंडिया जो कि कृषि प्रधान देश, प्राइमरी सेक्टर वाला एक कंट्री हुआ रहा, हमेशा से रहा है, वो जैसे ही ग्लोबलाइजेशन के लिए कंट्री ओपन हुई, वैसे जो बूम आया सेक्टर में, वो कौन सा सेक्टर था? टर्शरी सेक्टर था। और ये जो है वो सर्वमान्य है और अनुभव की भी चीज है, सर्वमान्य की बात नहीं है, अनुभव की भी चीज है, अनुभव की हुई चीज है कि सेकेंडरी सेक्टर कहीं ना कहीं अछूता रह गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इतना कोशिश करने के बाद भी उस स्तर को नहीं प्राप्त कर सका जिस स्तर को उसे प्राप्त करना चाहिए। आप सब लोग जानते होंगे, इंडियन इकोनॉमी अगर आप पढ़ते हैं तो इतना तो आपको मालूम ही होगा। अगर ऐसा है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें ग्रोथ में सपोर्ट करना होगा। क्यों 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 ऐसा क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जो कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, एग्जैक्टली यू गॉट इट, यस, जॉब अपॉर्चुनिटी, एब्सोल्युटली, ठीक। और क्या फायदा है? ये जो सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों तैयार कर देता है। अगर आपके पास बीच का मिडिल जो लेयर है, स्ट्रेटम है, वो मजबूत है, तो एग्रीकल्चर के जो आउटपुट है ये उसे भी खींच लेता है, ग्रोथ इंजन की तरह काम करता है, उसे भी वो खींच लेगा, उसे भी जो है वो आगे बढ़ा सकता है, ओके। और एम्प्लॉयमेंट तो देता ही है, बिल्कुल सही, सेल्फ रिलायंस, बहुत सारे, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, ये सब आते रहेंगे। दूसरी बात क्या है? डेवलप की टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, जो की टेक्नोलॉजीज है वो आप डेवलप कीजिए। कंपैरेटिव एडवांटेज का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि एक कंट्री को उसी में पैसा लगाना चाहिए जिसमें वो बेस्ट है, सिंपल सी बात है, जिसमें उसका कंपैरेटिव एडवांटेज है। लेकिन सब में मत भागिए, की टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करिए जिसके लिए आप सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, ठीक है, उनमें अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपके लोग, जो आपके यहाँ सर्जन्स बहुत अच्छे हैं, आपके यहाँ इंजीनियर्स इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में पोटेंशियल ज्यादा है, जिस भी सेक्टर को आप चुनिए उसकी की टेक्नोलॉजीज को डेवलप करिए और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रांग करिए। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मार्केट की जो इनएफिशिएंसीज हैं, मार्केट में जो मिडिल मैन जो खा जाते हैं, ये कर जाते हैं, वो चीज ठीक की जाए, मार्केट इम्परफेक्शंस को ठीक किया जाए, इन सबको सुधारने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर को, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट आप सब जानते हैं, इस पर बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। फॉस्टर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, ये देखिए आ गया कि हाँ ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वगैरह अपने आप में उनके फायदे हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आप जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, डिफेंस हो गया, ये सब जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट है, उसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। अब ये कंफ्लुएंट पॉइंट होता है, देखिए ध्यान समझिए, मैं बहुत एलेबोरेट नहीं करना चाहता, अभी टाइम कहीं मतलब फिर से निकल जाना है आगे, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये देखिए एक ऐसा पॉइंट है जो आप एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, कि जो गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी जो है, गांधीयन फिलोसफी ऑफ इकोनॉमी जो है, वो क्या थी? सेल्फ रिलायंस का सिस्टम था कि नहीं था? और ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है? इंटरडिपेंडेंस। आप समझते होंगे ओपन इकोनॉमी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कि इंटरडिपेंडेंस रखिए आप पूरे वर्ल्ड में, वसुधैव कुटुंबकम। तो सवाल हो सकता है, पूछा जाए कि हमने एक बार शायद डिस्कस किया भी था कि जैसे धीरे धीरे मार्क्सिज्म जो है वो इरेलेवेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे एक समय आएगा ग्लोबलाइजेशन के बाद गांधीयन जो प्रिंसिपल्स थे इकोनॉमिक्स के, वो भी अब इरेलेवेंट होते जा रहे हैं, एनालाइज ऐसा आ जाएगा।
तो स्वदेशी स्वदेशी का जो सिस्टम है, तो नहीं, अब बीच में आपको फाइन बैलेंस क्रिएट करना है। अब बताइए कि हाँ ठीक है, जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उनमें इंटरडिपेंडेंस की जा सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंकरेज करना चाहिए। हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, नंबर एक। नंबर दो कि ये, क्योंकि स्ट्रेटेजिक सेक्टर से सीधे सीधे देश की संप्रभुता जुड़ी हुई होती है, ठीक है। सोवरेंटी को अफेक्ट करने वाले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितने भी सेक्टर्स हैं, उनमें जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स आना चाहिए, बाकी में गांधीयन प्रिंसिपल से थोड़ी सी जो है वो लिबर्टी ली जानी चाहिए। आपका बैलेंस आंसर हो गया, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत बिल्कुल सही, आप सब सही एकदम लाइन पे जा रहे हैं, वेरी हैप्पी, बिल्कुल सही। गिव इंसेंटिव टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, बिल्कुल होना ही चाहिए। इनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैं ठीक कर दूंगा। इंडस्ट्री, रिसर्चर्स एंड गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडस्ट्री, रिसर्चर्स और गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच कोलैबोरेशन बहुत अधिक आवश्यक है। आखिर आप बताइए कि अगर इंडस्ट्री की डिमांड है कि जो है वो तभी तो हुआ, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटिश में हुआ जिससे वो हमें एक्सप्लॉइट कर पाए, वो क्यों हुआ? क्योंकि जो रिसर्च था वो इंडस्ट्री के ओरिएंटेड था भाई। स्टीम इंजन जो बना, सारा गेम वहीं चला जाता है ना घूम घूम के। जो स्टीम इंजन का जो आविष्कार हुआ, उसका इंडस्ट्रियल यूज हुआ, तभी वही सबसे बड़ा जो लैंडमार्क इवेंट है वो यही तो है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट था वो इस तरफ मुड़ा कि उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई। तो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और रिसर्च, जो इंटेलिजेंशिया है, जो आपको जो एकेडमिशियंस हैं, रिसर्च वाले हैं, उनके बीच में तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट अगर ये समझती है कि हमको अपने, देखिए ध्यान से समझिए, गवर्नमेंट की दिशा है कि अब हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फलाने सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंप्रूव करना है, तो फिर गवर्नमेंट उस फील्ड में की जाने वाले साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। कल को वो टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास डेवलप हो गई, अच्छे से कोई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, आप एग्जांपल व्हीकल्स का ले लीजिए। हाँ, गवर्नमेंट व्हीकल्स के जो जनता को गाड़ी खरीदते समय सब्सिडी देने की एक बात हो रही है कि भाई उनसे टैक्स मत लीजिए। जो लोग बैटरी ऑपरेटेड कार्स खरीदे उनसे मत लीजिए टैक्स, तो सस्ता पड़ेगा गाड़ी, एक तरीका वो है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, हाइड्रोजन फ्यूल से कैसे चलेगी गाड़ी, इस पर अगर रिसर्च करने लगे, जैसे आपने गडकरी जी का एक कहीं ना कहीं सुना होगा, लिथियम वाला एक पर्टिकुलर था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। कहने का अर्थ है कि अगर गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलकर रिसर्चर्स को सपोर्ट करें उसी चीज के लिए जिसका कि आगे भविष्य है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को उसी दिशा में ले जाया जा सकता है। ओके, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। इंप्रूव एक्सेस टू इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल, प्रमोट स्टार्टअप्स एंड डिक्रीज टीथिंग प्रॉब्लम्स। ठीक बात है, आपके यहाँ लोग आए, अगर बाहर से कोई आता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप जो है उसे अलग अलग सेक्टर्स, जहां तक आप समझते हो, आपको कुछ सेक्टर्स बचा के रखने हैं कि नहीं हम डिफेंस में नहीं अलाउ करेंगे या 25% ही अलाउ करेंगे, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, उसमें भी सोवरेंटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन बाकी में जिसमें आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं वी कैन प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, उसमें फिर आप उसे फ्रीली एक्सेसिबल बना दीजिए कि कोई जो है ब्यूरोक्रेटिक हैसल से या फलाना क्लियरेंस चाहिए, ये नो ऑब्जेक्शन चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं हो, ठीक है। आप फेल सेफ मेजर्स अपना रखिए, लेकिन ब्यूरोक्रेटिकली जो है वो कंबरसम नहीं हो जाए वो चीज, ठीक है। और स्टार्टअप्स जो स्टार्टअप्स को टीथिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं, टीथिंग प्रॉब्लम्स जैसे दांत नहीं आता है बच्चों का, इसलिए ये कहावत है कि बच्चों को दांत आते समय खूब खुजला रहा है और दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, तो जो टीथिंग प्रॉब्लम्स है वो नहीं होने चाहिए। कहने का अर्थ है कि कोई स्टार्टअप खुला, ठीक है, उसके बाद 50 लाख रुपए कैपिटल है या इतना कि 25 लाख रुपए कैपिटल है, उसको जो है, आपने मुद्रा स्कीम का नाम सुना होगा, मुद्रा स्कीम सुना है आपने, कि जो नए लोग हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको फाइनेंस जो है वो बिना, उनके पास नहीं है सिक्योरिटी, उनके पास कोई, अरे इतना ही बड़ा होता उनके पास कोई घर 5 करोड़ का अगर गिरवी रखने लायक, तो फिर वो ऐसे थोड़े टहल रहे होते, उनके पास नहीं है। तो मीडिया जो एमएसएमई सेक्टर है, स्टार्टअप्स हैं, उनको जो है हैसल फ्री कर दीजिए, उनको क्रेडिट की अवेलेबिलिटी इजी करवा दीजिए। ये सारे फैक्टर्स करके आप उनकी टीथिंग प्रॉब्लम्स को उनको सपोर्ट करिए कि जो है कोई उनको खा ना जाए, बड़ा इंडस्ट्री आकर उनको नहीं उड़ा जाए। इस तरह की जो चीजें हैं, ग्रामीण उद्योग हो गए, बहुत बढ़िया, कितना शाबाश। इस तरह का जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रख के अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली छोटे, अब देखो एमएसएमई सेक्टर में कौन आ रहा है, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो अदरवाइज नहीं कर पाते। स्टार्टअप्स में कौन आ रहा है, वो लड़के बच्चे नए नए जो आईआईटी से निकले हुए हैं। आप जान के आपको ताज्जुब होगा, ये फ्लिपकार्ट वगैरह कहाँ से आया है बताइए, फ्लिपकार्ट कहाँ से आया, पेटीएम कहाँ से आया है, ये सब ऐसे स्टार्टअप्स से ही थ्रू शुरू हुए थे। जोमेटो देख लीजिए, मेन्यू का फोटो खींच के खाली भेजा करते थे व्हाट्सएप पे, और आज देखिए कहाँ पे। तो यू अंडरस्टैंड, इस चीज को बढ़ावा मिलता है और इससे इंक्लूजन हो रहा है ना सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स का, फाइन। तो इस चीज को आप
एक बार वापस जो है लेक्चर को देख डालिएगा, अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिएगा, 5 हेडिंग और ये छोटी छोटी सब हेडिंग है, इसमें तो 2 3 4 याद रहा है तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू। अपने सवाल नोट करते रहिएगा, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय की कमी की वजह से और ऐसी व्यस्तता है कुछ, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।